खुशामदीद। एनक्लेक्स की तैयारी में और नर्सिंग की दुनिया में लैब वैल्यूज को समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो आज हम इन तमाम पेचीदा नंबरों को मिलकर आसान बनाएंगे ताकि उन्हें याद रखना और इस्तेमाल करना बिल्कुल आसान हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि इतनी सारी लैब वैल्यूज़ की लिस्ट देखकर सर घूम जाता है। ये एक बहुत आम एहसास है, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं, हम इस मसले को हल करने के लिए ही यहाँ हैं। हमारा मकसद सिर्फ इम्तहान के लिए नंबर्स रटना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद उन वैल्यूज़ के पीछे की कहानी को समझना है, ऐसा इल्म जो मरीजों की देखभाल में हकीकी तौर पर काम आए। तो ठीक है, आइए बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे सब सीबीसी के नाम से जानते हैं। ये टेस्ट समझ लें कि हमें खून के अंदर की पूरी कहानी बताता है। सीबीसी में बुनियादी तौर पर 3 हीरोज़ हैं। पहले हैं रेड ब्लड सेल्स। इनकी तादाद 4.5 से 5.5 मिलियन होनी चाहिए। फिर आते हैं वाइट ब्लड सेल्स, यानी हमारे जिस्म के सिपाही, जो 5,000 से 10,000 तक होते हैं। और आखिर में है प्लेटलेट्स, जो खून जमाने में मदद करते हैं, और इनकी रेंज 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। अब इन प्लेटलेट्स के बारे में एक ख़ास बात, अगर इनकी तादाद 1.5 लाख से नीचे चली जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और इसका सीधा मतलब है कि खून बहने यानी ब्लीडिंग का खतरा बढ़ गया है। सीबीसी में ही 2 और अहम चीज़ें हैं, हीमोग्लोबिन और हीमाटोक्रिट। ये हमें बताते हैं कि खून में ऑक्सीजन ले जाने की कितनी ताकत है। यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि मर्दों और ख़वातीन की नॉर्मल वैल्यूज़ थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। ख़वातीन में हीमोग्लोबिन 12 से 16, जबकि मर्दों में ये थोड़ा ज़्यादा 14 से 18 होता है। चलें खून की बुनियादी बातों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्लॉटिंग की, यानी खून जमने के अमल की। ये लैब्स उन मरीजों के लिए इंतहाई अहम हैं जो खून पतला करने वाली दवाएं यानी एंटीकोगुलेंट्स ले रहे होते हैं। अब 2 बहुत ही आम एंटीकोएगुलेंट्स हैं, वारफेरिन और हेपेरिन, और इन दोनों को मॉनिटर करने के लिए अलग-अलग टेस्ट होते हैं। वारफेरिन के लिए PT/INR और हेपेरिन के लिए APTT। इन जोड़ियों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये इम्तिहान का एक पसंदीदा सवाल हो सकता है। तो वारफेरिन लेने वाले मरीजों के लिए हमारा हदफ क्या है? हम चाहते हैं कि उनका INR 2 और 3 के बीच में रहे। इसी को थेरेप्यूटिक रेंज कहते हैं, मतलब दवा बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अगर वैल्यू 2 से कम हो तो दवा का असर कम है, और अगर 3 से ज़्यादा हो जाए तो फिर ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह हेपेरिन के लिए APTT को देखा जाता है। यहाँ हमारा टारगेट 60 से 80 सेकेंड्स हैं। ये नॉर्मल से तकरीबन 1.5 से 2.5 गुना ज़्यादा है। फॉर्मूला वही है, 60 से कम का मतलब है खुराक नाकाफ़ी है, और 80 से ज़्यादा का मतलब है खुराक बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं एक बहुत ही बड़े और अहम टॉपिक पर, मेटाबॉलिक पैनल। ये टेस्ट समझ लें जिस्म की अंदरूनी केमिस्ट्री का एक स्नैपशॉट है। ये हमें फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और गुर्दे व जिगर की सेहत के बारे में सब कुछ बता देता है। अब इस मेटाबॉलिक पैनल में हम आम तौर पर 3 चीज़ों को देखते हैं। पहले हैं अहम इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर आते हैं गुर्दों के टेस्ट यानी रीनल फंक्शन, और आखिर में जिगर का फंक्शन। आइए इन तीनों को एक-एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब जिस्म के नॉर्मल काम के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इनकी वैल्यूज़ याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक छोटी सी टिप है। इनमें से बहुत सी वैल्यूज़ जैसे 3.5 से 5.0 या 2.5 से 4.5 जैसी हैं। इन नंबरों में एक पैटर्न है। इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद बारी आती है गुर्दे और जिगर की सेहत की। BUN और क्रिएटिनिन वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें गुर्दों को साफ करना होता है। अगर इनकी वैल्यू बढ़ रही है मतलब गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे। और बिलिरुबिन, ये सीधा जिगर की सेहत का आईना है। ठीक है, सीबीसी और मेटाबॉलिक पैनल के अलावा भी कुछ खास टेस्ट हैं जो एनक्लेक्स में बार बार पूछे जाते हैं। इन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले लिपिड्स यानी कोलेस्ट्रॉल। यहाँ एक हीरो है और एक विलन। LDL हमारा विलन है। L से याद रखें लाउजी या लो। हम चाहते हैं कि ये 100 से नीचे यानी लो रहे। और HDL हमारा हीरो है। H से याद रखें हैप्पी या हाई। हम चाहते हैं कि ये 60 से ऊपर यानी हाई रहे। कितना आसान है।
फिर आते हैं आर्टीरियल ब्लड गैसेस या ABGs। ये जिस्म के एसिड बेस बैलेंस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बस 3 वैल्यूज़ याद रखनी है। pH 7.35 से 7.45, PCO2 35 से 45 और बायकार्ब या HCO3 22 से 26। इन तीनों से जिस्म की पूरी केमिकल स्टोरी पता चल जाती है। और अब बात करते हैं ज़ियाबतीस के एक बहुत अहम टेस्ट की, हीमोग्लोबिन A1C। ये एक दिन की नहीं बल्कि पिछले 2 से 3 महीनों की औसत शुगर बताता है। एक नॉन डायबिटिक के लिए ये 4 से 6% के बीच होना चाहिए, लेकिन अगर किसी को ज़ियाबतीस है तो उनका हदफ इसे 7% से नीचे रखना होता है। चलें अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम उन दवाओं की बात करेंगे जिनकी थेराप्यूटिक विंडो बहुत तंग होती है, मतलब उनकी महफूज और मौसर खुराक में बहुत कम फर्क होता है, इसलिए उन्हें बहुत एहतियात से मॉनिटर करना पड़ता है। यहाँ 3 बड़े नाम हैं, डिजॉक्सिन, लिथियम और डायलेंटन। इन दवाओं के लिए दी गई रेंजेस में रहना इंतहाई ज़रूरी है। थोड़ा सा ऊपर लेवल जहरीला हो सकता है और थोड़ा सा नीचे तो दवा बेअसर। इन लेवल्स को चेक करते रहना नर्सिंग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इतने सारे नंबरों के बाद एक बात हमेशा याद रखने वाली है, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हर मरीज की एक कहानी है। इनमें उनकी सेहत का पूरा हाल छुपा होता है। तो अब सवाल ये है कि इन नंबरों के पीछे की कहानी को समझकर सबसे पहले कौन सी जिंदगी बेहतर बनाई जाएगी?